लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया। समय के साथ साथ जैसे जैसे कोई भी कंट्री डेवलप होती जाती है तो उसमें चेंजेस आते हैं लैंड यूज में। तो भारत में भी ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए समय के साथ साथ। जैसे कह रहा है कि कोई भी इकोनॉमी जब चेंज होती है, जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तो जो नेचुरल रिसोर्स हैं जिसमें ज़मीन भी शामिल है उसका पैटर्न चेंज होता जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी देश जैसे जैसे डेवलप होता है तो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है, उसकी रिसोर्स की डिमांड बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, तो इसी प्रकार से लैंड यूज भी बदलेगा। ठीक है, कहीं माइनिंग होगी, कहीं पर रोड बनाए जाएंगे, कहीं पर रेलवे लाइन डेवलप होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से तो कह रहा है कि 3 टाइप्स के चेंजेस आते हैं जो लैंड यूज को प्रभावित करेंगे। सबसे पहला चेंज क्या होगा? वो है साइज ऑफ द इकोनॉमी। साइज ऑफ द इकोनॉमी, जैसे जो देश डेवलप होते जाएंगे तो उनकी इकोनॉमी बड़ी होती चली जाएगी। जैसे अभी आप देख रहे हैं भारत की जो इकोनॉमी है वो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी तक हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, या ये कहिए कि पहुंचने वाले हैं। ठीक, तो जो इंडियन इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो कर रही है, यानी भारत का जो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ रहा है, तो लैंड यूज का पैटर्न भी हमारा चेंज होता है। क्यों? वो कह रहा है कि जैसे जैसे ये ग्रो करेगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। दूसरा क्या कह रहा है कि लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम का लेवल बढ़ेगा, उनका खर्च करने का, एक्सपेंडिचर करने का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हो जाएगी, यानी जो काम पहले हम हाथों से करते थे अब वो मशीनों से, जैसे जेसीबी जैसी मशीनें आ जाएंगी या बहुत सारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी। उसके कारण से क्या है कि जैसे जनसंख्या बढ़ी तो भाई नई बस्तियां बसानी पड़ेंगी, नए शहर बसेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, नए नए एक्सप्रेस वे, नई नई रेलवे लाइन, ये सब बनती जाएंगी। तो उसके कारण से जो ज़मीन है वो बदलती चली जाएगी, यानी जिस पर हो सकता है कि पहले वो पेरेन लैंड हो, आज उसके ऊपर से कोई हाईवे निकाल दिया गया हो सकता है पहले कोई एग्रीकल्चर लैंड हो, अब उसको किसी और कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया गया हो। तो ये नंबर 1 पड़ता है साइज का फ़र्क इकोनॉमी का। दूसरा कहता है द कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। एक तो है इकोनॉमी का साइज बढ़ना, यानी उसका लेवल बढ़ना। दूसरा है जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी तो जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इन तीनों का स्टेटस बदल जाएगा। जैसे इंडिया की बात करें, जब हम आज़ाद हुए तो उस टाइम हमारी जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी रही है। अब धीरे धीरे हम टर्शियरी सर्विसेज की ओर जा रहे हैं, सर्विस सेक्टर हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी आप देखिए जो कंट्री थोड़े से अनडेवलप्ड हैं तो उनका आज भी वो एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, और दुनिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो सारे सर्विस सेक्टर बेस्ड कंट्रीज हैं। तो जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का स्टेटस भी बदल जाता है, और जैसे ही ये स्टेटस बदलेगा तो लैंड यूज भी बदल जाएगा। एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। भाई हमारे पास में ही हमारा ही एक डिस्ट्रिक्ट है गुड़गांव। आज से 20, 30, 40 साल पहले का गुरुग्राम देखिए और आज का गुरुग्राम देखिए, आप लैंड यूज पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। पहले वो एक प्रकार का ऐसा एरिया था जिसमें पानी की कमी रही, एग्रीकल्चर भी बहुत ही कम होती थी। धीरे धीरे वहाँ पर दिल्ली के पास में स्थित होने के कारण आईटी कंपनियाँ आने लगी, आईटी का वो धीरे धीरे हब होता चला गया, और आज वहाँ पर बहुमंजिली इमारतें और बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज के ऑफिसेज वहाँ पर बने हुए हैं, कस्टमर केयर के सेंटर बने हुए हैं। वहाँ पर अब कैनाल बनाकर पानी भी पहुँचा दिया गया है। तो इस प्रकार से वहाँ की ज़मीन का जो यूजेज है, उसका पैटर्न है, वो सारा बदल गया है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो सीधी बात ये कह रहा है कि धीरे धीरे होगा क्या, जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होगी उनका इकोनॉमिक लेवल बढ़ेगा, तो ग्रेजुअली जो लोग पहले एग्रीकल्चर काम करते थे अब वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से
ये चेंज होता चला जाता है पैटर्न, और फिर उसी के आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा, बिल्डिंग्स वगैरह आपकी बनती चली जाएंगी। नेक्स्ट आगे कहता है जैसे कह रहा है ना, डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो शेयर ऑफ पॉपुलेशन है वो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पर, और जो डेवलप्ड कंट्री हो जाती हैं उनका डे बाय डे वो जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट हो जाता है सर्विस सेक्टर की ओर। तो ये था आपका लैंड यूज में चेंज का प्रमुख कारण कि किस प्रकार से ये चेंज होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपकी बुक में एक डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम का अध्ययन आप अच्छे ढंग से कर लें, ये आपके पेपर में सोर्स बेस्ड में आना है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम रहेगा ये। अब इसको अध्ययन कैसे करना है उसका तरीका बता देता हूँ, ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि अगर आपने डायग्राम पढ़ लिया तो आगे का पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सारा यहीं से आएगा, आगे इसी के डिटेल लिखी गई हैं। तो देखो, सबसे पहले यदि मैं आपसे पूछूं तो इसमें दो चेंज इन द शेयर ऑफ लैंड यूज कैटेगरी दिखाया गया है इंडिया का, कि इंडिया में जो लैंड यूज चेंजेज है वो कैसे आया। ठीक है, एक है 1951 का और एक है 2014-15 का। जो 1950 एंड 51 का है उसको हल्के कलर से दिखाया गया है और 2014-15 को डार्क कलर से दिखाया गया है। ठीक है, दो कलर आप देख रहे होंगे अपने डायग्राम में। अब सबसे पहले ये देखना कि ये जो डायग्राम है ये कौन सा डायग्राम है। तो एक्चुअल में ये बार डायग्राम है, इसको बार आरेख, स्तंभ आरेख भी कहा जाता है। प्रैक्टिकल अभी आप 3rd चैप्टर करोगे तो उसमें ये आने वाला है, जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, वाइवा होगा, तो टीचर्स आपसे इस प्रकार के डायग्राम के बारे में पूछे भीगे। तो ऐसे जो डायग्राम, जैसे आपने देखा होगा अपने स्कूल के कॉरिडोर में ही उसमें पिलर्स बने होंगे बरामदे में, तो ऐसे ही इसमें बार्स यानी पिलर्स बने होते हैं, स्तंभ आरेख इसको कहते हैं, बार ग्राफ। अब सबसे पहले आप मुझे देखकर ये बताइए कि कौन सा बार सबसे ऊंचा है। हाँ, तो जो सबसे ऊंचा है इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा आंकड़े को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी बार की ऊंचाई डिपेंड करती है डाटा के फीड पर, कि डाटा जैसा प्रोवाइड होगा उतना ही बार बड़ा हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं नीचे कैटेगरी लिखी हुई है जो लैंड यूज की कैटेगरी है, फिर आगे बार है। तो अभी आप देख रहे हैं भारत में सबसे बड़ा एरिया जो है वो नेट सोन एरिया है, यानी कुल बोया गया क्षेत्र भारत में सबसे ज़्यादा है। ओके, हम इस पूरे डायग्राम को दो तरीके से पढ़ेंगे। पहले पढ़िए कि कौन से बार सबसे ऊंचे हैं, कौन से उसके बाद ऊंचे हैं। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट फॉरेस्ट है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा लैंड यूज कहाँ हो रहा है, नेट सोन एरिया में, यानी खेती होती है। दूसरा बड़ा एरिया है फॉरेस्ट का, वन का। तीसरा है बैरेन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, बंजर भूमि है या ऐसी ज़मीन है जिस पर खेती नहीं की जा रही है। ठीक है, ये है। तो ये 3 रख लीजिए हाल फिलहाल, बाकी के भी आप अध्ययन कर लेंगे। अब रिवर्स में चलते हैं, सबसे कम कौन सा है, सबसे कम। हाँ, सबसे कम में आप देख पा रहे होंगे ये है परमानेंट पॉस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। भारत में सबसे कम जो ज़मीन यूज हो रही है वो स्थायी चरागाह के रूप में यूज की जा रही है। ठीक है, ये हो गया, ऐसे अध्ययन आप कर लेंगे। अभी तो केवल आपने बार की ऊंचाई ही देखनी है कि दोनों बार सबसे ऊंचे कौन सा है, कम ऊंचा कौन सा है, तो उससे ही आपको पता चल जाएगा कि कहाँ यूजेज सबसे ज़्यादा, कहाँ यूजेज सबसे कम है। ये समझ में आ गया। इसके आगे आपने जो अध्ययन करना है वो अध्ययन ये करना है कि आप देखिए कि इन दोनों में, अब देखिए यहाँ आ जाइए, ये आंकड़ा है 1950-51 का और ये है 2014-15 का। 1950-51 के आंकड़े को हल्के कलर से दिखाया गया, यानी इस बार में ये जो 2 कलर हैं ये आधा हिस्सा 1950 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हिस्सा जो है 2014 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने जो अगला अध्ययन करना है इसमें जो ज़रूरी है वो ये है कि इन दोनों में अंतर देखना है, यानी इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई में आपने गैप देखना है। जिसमें जितना ज़्यादा गैप है इसका मतलब उसमें उतना ही ज़्यादा चेंज आया है। समझ गए?
कि 1950-51 में उसमें कितनी ज़मीन यानी फॉरेस्ट की, जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए 1950-51 में फॉरेस्ट के अंतर्गत 17% हिस्सा था और अब जो है वो 23% है। ठीक है, तो ये अंतर आ गया। अब आपने इस बात का ध्यान रखना, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल देना, यानी यहाँ पर लगभग 6.3% का अंतर आया है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि यहाँ देखें नेट सोन एरिया में जो 1950-51 में 41% था, अब वो बढ़कर 2014-15 में 45% हो गया, यानी लगभग इसमें 4% का अंतर ही आया, यानी इतने सालों में इसमें केवल 4% अंतर आया लगभग। इसी प्रकार से आपसे अब वो यहाँ पर ये पूछेगा, अच्छा इसमें आप देख रहे हैं, देखो यदि यहाँ पर तो आप देख रहे हैं ये लगातार डाटा बढ़ रहा है, ये भी प्लस में है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये घट भी तो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये डाटा बढ़ गया, यहाँ पर ये घट गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, इसमें प्लस हुआ है और इसमें प्लस हुआ है। तो आपने ये 3 तरीके से ये इसको फिगर को पढ़ लेना है। अब इससे रिलेटेड आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। ये डायग्राम दे दिया जाएगा और उसके नीचे कम से कम 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एक क्वेश्चन इसमें से आएगा सबसे ज़्यादा या सेकंड लार्जेस्ट या मिनिमम किस में यूज हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा कि किस में अंतर सबसे ज़्यादा है। अब वो अंतर आपसे पॉजिटिव और नेगेटिव भी पूछा जा सकता है, बढ़ रहा है तो पॉजिटिव ग्रोथ है, घट गया तो नेगेटिव है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर पहले जो एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज थी वो पहले कम थी, अब ज़्यादा है, यानी धीरे धीरे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाया है। इसी प्रकार से जो पहले बंजर भूमि बहुत ज़्यादा होया करती थी, अब वो घट गई है। क्यों घटी? क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड बढ़ गई। ठीक है, और इसी प्रकार से जो परमानेंट पोस्चर था वो पहले से थोड़ा सा बढ़ा है। इसी प्रकार से मिसलिनियस ट्रीज के अंतर्गत पहले ज़्यादा था, अब घट गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी, इन सारे आंकड़ों को आप अध्ययन कर लें। अब अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछेगा आपसे, ये जो दोनों के बीच का गैप है, पूरे डायग्राम को पढ़कर आप ये देख लेंगे कि मिनिमम अंतर किन में है और मैक्सिमम अंतर किस में है। ये काम मैं आपके जिम्मे छोड़ देता हूँ, खुद अध्ययन कर लेंगे, बिल्कुल पॉइंट में अंतर निकाल लेना, क्योंकि कई बार पेपर में बिल्कुल पॉइंट में आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि आपने करना क्या, वेरी सिंपल तरीका है, जैसे मान लो इसमें अंतर पूछे आपसे, तो ये 13.4 और इसमें से 5.5 निकाल देना, तो जो भी डिफरेंट आएगा, जो भी अंतर आएगा वो देख लीजिए कितना आया। तो थोड़ा सा आपने इस पर अध्ययन करना पड़ेगा और आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अब पेपर में ये नहीं पता कि टीचर कौन सा टॉपिक आपसे इसमें से पूछे। मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया कि 2 या 3 तरीके रहेंगे, या तो सबसे ज़्यादा यूज कहाँ हो रहा है ज़मीन का, या सबसे कम कहाँ हो रहा है वो पूछेंगे, या ये पूछा जाएगा कि 1950-51 में जो यूटिलाइजेशन था उस कैटेगरी में अब कितना है, या ये पूछेगा कि कौन सी कैटेगरी में डाउनफॉल आया है, किस में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये आप अध्ययन कर लेंगे। अब इसके आगे ये जो जितना भी आप देखेंगे ये सारा इसी डायग्राम से बेस्ड है, तो मुझे यहाँ से कराने की ज़रूरत नहीं है, वो डायग्राम में सब कुछ ये आ गया है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर 1-2 छोटी मोटी बातें जो आ गई हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे आप इसमें देखेंगे फॉरेस्ट एरिया जो है पहले की तुलना में, जो शेयर अंडर द फॉरेस्ट है वो पहले की तुलना में इंक्रीज हुआ है। पहले 17% था, अब 23% है। तो आपसे पूछेगा कि एक्चुअल फॉरेस्ट तो नहीं बढ़े, फिर भी ये एरिया कैसे बढ़ गया। एक्चुअल में फॉरेस्ट कम बढ़े हैं, लेकिन फॉरेस्ट कैटेगरी के अंतर्गत लैंड बढ़ गई है। तो क्यों? तो आप बताओगे उसके पीछे कारण क्या है? डीमार्केशन। बहुत सारी ज़मीन ऐसी नोटिफाइड कर दी गई है कि वहाँ पर फॉरेस्ट लगाए जाने हैं, ग्रीन बेल्ट के रूप में उनको मार्किंग की गई है। तो इस कारण से अब वो ज़मीन फॉरेस्ट के अंतर्गत आ गई है।
तो इसलिए कह रहा है कि एक्चुअल फॉरेस्ट भले ही ना बड़े हों, लेकिन फिर भी देश के अंदर फॉरेस्ट की ज़मीन जरूर बढ़ गई है। तो आज नहीं तो कल हम उन पर प्लांटेशन कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये एक कारण, आपसे कई बार ऐसे सवाल पूछेगा। तो ये सारा उस डायग्राम पर ही बेस्ड है, इसको मैं अभी छोड़ देता हूं, सीधे आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका CPR, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, साझा संपत्ति संसाधन। ऐसी जमीन जो गांव के अंदर ग्राम पंचायत की शामिलात हो, शहर के अंदर म्यूनिसिपैलिटी की शामिलात हो, यानी सबका अधिकार हो उस पर, तो ये कहलाती है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। तो कह रहा है कि ऐसी ज़मीन जिसका ओनरशिप जो है वो सबका होता है। तो उससे भी पहले आपको बता दिया कि लैंड को यदि आप ओनरशिप के आधार पर बांटेंगे तो इसकी दो कैटेगरी हो जाएंगी। एक वो ज़मीन है जो किसी व्यक्ति की प्राइवेट है, तो वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई। एक वो ज़मीन है जो सबके लिए कॉमन है। तो देखो कह रहा है कि प्राइवेट जो है वो ओन्ड बाय द इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स हो सकती है। प्राइवेट भाई किसी एक व्यक्ति की है या व्यक्तियों के समूह की है, मान लो कोई 4 भाई है, उनकी ज़मीन पड़ी है, वो प्राइवेट है। बट कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स क्या होती है, वो ओवन की जाती है, यानी उसका मालिक कौन है, स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट मीन्स जो देश है, जो राज्य है, जो डिस्ट्रिक्ट है, जो ब्लॉक है, जो तहसील है, जो म्यूनिसिपैलिटी है, जो गांव है, वो होगा, यानी गवर्नमेंट होगी, सीधी बात ये। इसी प्रकार से इसको कौन यूज कर सकता है, सारी कम्युनिटी कर सकती है। भाई जिस गांव की पंचायत की ज़मीन पड़ी है उस गांव के ही तो बासिंदे उसको यूज करेंगे, तो ये उस गांव की या जिस शहर की। अब जैसे मान लो सोनीपत में कोई कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है तो सोनीपत वाले ही तो लोग उसका यूज करेंगे। ठीक है, अब उसका मालिक कौन होगा, तो मालिक सरकार है। ठीक है, तो ये न कह रहा है ये जो CPR है ज़्यादातर यूज किस में की जाती है, फूडर, चारे के लिए, चरागाह के लिए, घास होती है इस पर। अब बंजर पड़ी है, खाली पड़ी है, घास ही उगेगी, उस घास पर वहाँ के लोग पशु चरा लेंगे, तो ये लाइव स्टॉक के लिए, लाइव स्टॉक मीन्स पशु, तो पशुओं के लिए चारा देती है। इसी प्रकार से फ्यूल हाउस होल्ड के लिए, जो वहाँ के लोग रहने वाले होंगे, जो घरेलू, जो वहाँ के घर होंगे, जो वहाँ के निवासी होंगे, उनके लिए यहाँ से ईंधन मिल जाएगा। ईंधन कैसे, तो ये ज़मीन खाली पड़ी है, इस पर कोई ना कोई जैसे हमारे हरियाणा में किक्कर वगैरह उग जाती हैं, तो उनको वो लोग काट लेते हैं और काट कर वो जो सूखी टहनियाँ उसको ईंधन के रूप में यूज करते हैं। तो इस प्रकार से CPR जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है उसका यूज किया जाता है, या तो चारे के रूप में या ईंधन की लकड़ी के रूप में। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से आगे कह रहा है ये ज़मीन खासकर उनके लिए बड़ी काम की होती है जो ऐसे लोग हैं सोसाइटी में जो लैंडलेस हैं। लैंडलेस लोगों के लिए या मार्जिनल फार्मर्स के लिए या सोसाइटी के वीकर सेक्शन के लिए बहुत काम की चीज़ होती है। क्यों, क्योंकि उनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, या होती है तो बहुत थोड़ी होती। जैसे मार्जिनल फार्मर है, छोटा किसान है, बहुत थोड़ी ज़मीन है, तो क्या करेगा, अपने छोटे से खेत पर खेती कर लेगा, अपने पशुओं को जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है उस पर चरा लेगा। जो लैंडलेस लोग हैं, किसी ने घास वगैरह काटनी है तो वो CPR यानी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स से काट लेंगे। या बहुत सारे आपने देखा होगा आमतौर पे गांव देहात के अंदर लकड़ियों का गट्ठा लेकर बहुत सारे लोग सिर पर रख के ले आते हैं, तो कहाँ से लाए, तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स से वो मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ज़्यादातर देखो यहाँ पर कह भी रहा कि वोमेंस के लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो चारा लाती है और वहाँ से ईंधन की लकड़ी। ठीक है, उसने लकड़ी नहीं लिखा, उन्होंने सीधा फ्यूल लिख दिया। ठीक है, तो ईंधन के लिए के रूप में लकड़ियों का यूज यहाँ पर किया जाता है। आगे कह रहा है ये जो CPR कैन बी डिफाइन एट द कम्युनिटी नेचुरल रिसोर्स, इसको आप कहिए कि ये पूरे समुदाय का नेचुरल रिसोर्स है।
प्रकृति ने बना रखी है, ज़मीन है खाली पड़ी है, उस पर घास उग रहा है, उस पर पेड़ पौधे उग रहे हैं, उसकी टहनियों को काट कर लोग ईंधन बना रहे हैं, घास को काट कर अपने पशुओं को चरा रहे हैं, ठीक है, उनको भोजन दे रहे हैं। तो इस प्रकार से अब इसका राइट टू एक्सेस किसके पास होता है? पूरी की पूरी सोसाइटी के पास होता है, ठीक है। तो इसलिए ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कहलाता है। तो ये था आपका CPR, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। कई बार आपसे पेपर में ये पूछेगा। देन आता है एग्रीकल्चर लैंड यूज। अब यहाँ से धीरे धीरे हमारा टॉपिक एग्रीकल्चर पर शिफ्ट हो जाएगा कि खेती के अंतर्गत हमारी ज़मीन कैसे यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो ये रहेगा आपका कि भाई जो एग्रीकल्चर लैंड यूज है, नंबर 1 खेती। खेती क्या होती भाई? खेतों से क्रॉप्स पैदा करना, खेतों से फसल पैदा करना इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। और किसी भी जमीन पर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्योरली डिपेंड किस पर करती है? लैंड बेस्ड एक्टिविटी है, खेती जमीन पर ही होती है मोस्टली। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कुछ खेती हम ऐसे भी कर सकते हैं जिसमें ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती। आजकल वर्टिकल एग्रीकल्चर भी होती है, आजकल फार्म एग्रीकल्चर भी होती है। हम इसके अलावा वो भी बना लेते हैं पॉली हाउस। इसके अलावा हम एक पूरे के पूरे हॉल को, रूम को भी ऐसा बना सकते हैं कि उसके अंदर ही सीधा वो लेयर्स पे लेयर्स बना देते हैं और एयर कंडीशन लगा लेते हैं। उस फसल को जैसा टेम्परेचर चाहिए वैसा प्रोवाइड करके उसमें खेती कर सकते हैं। हम एक्वा कृषि भी कर सकते हैं, पानी ही है, केवल अकेले पानी में ही खेती हो जाएगी। तो इसलिए मोस्टली लैंड बेस्ड है, बट कुछ हिस्सा जो है वो नॉन लैंड बेस्ड एग्रीकल्चर भी हो सकती है, ठीक है। दोनों माइंड में रखिए। तो दूसरा बात क्या है कि क्वालिटी ऑफ लैंड ये डायरेक्ट इफेक्ट डालती है भाई। जो ज़मीन जितनी ज़्यादा उपजाऊ होगी, जितनी ज़्यादा फर्टाइल होगी, उस पर खेती उतनी ही ज़्यादा होगी। एक ज़मीन ऐसी है जिस पर साल में एक ही फसल हो रही है, एक ज़मीन ऐसी जिस पे साल में 3 फसलें हो रही है, क्या अंतर है? अंतर ज़मीन का है। एक फर्टाइल है जो 3-3 फसल देकर भी कंटिन्यू अगले साल फिर 3 फसल दे देती है, और एक ज़मीन ऐसी है जिसमें केवल एक ही फसल हो रही है, वो कम फर्टाइल है। एक दूसरा और बड़ा अंतर ये हो सकता है कि वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वो इफ़ेक्ट करेगा। जिस एरिया में आमतौर पर पानी अच्छा होता है, ज़मीन उपजाऊ है, उसके साथ पानी मिल जाए तो यही ज़मीन 3-3 फसलें दे देती है। यदि ज़मीन फर्टाइल भी हो और वहाँ पर पानी अवेलेबल ना हो तो मुश्किल से एक ही फसल हम रेनी सीजन या ऑनवर्ड ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी के सीजन में हमने वो एरिया खाली छोड़ना पड़ेगा, फिर वो फॉलो लैंड में जाएगी, ठीक है। तो ये रहेगा। इसी प्रकार से आगे कह रहा है गांव के अंदर जो रूरल एरिया होते हैं उसके अंदर ज़मीन जो है वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। उसकी क्या है कि उसकी जो सोशल वैल्यू है वो कहीं ज़्यादा होती है, भले उसकी फर्टिलिटी कम या ज़्यादा हो। इसको दूसरे ढंग से आपको समझाता हूं मैं। भाई मान लेते किसी एक किसान के पास 20 एकड़ ज़मीन है, फसल उसकी एक ही होती है, और एक किसान ऐसा जिसके पास केवल 1 एकड़ ही ज़मीन है, फसल उसके खेत में 3 हो जाती है। बड़ा जमींदार कौन है भाई? जिसके पास 20 एकड़ है। बैंक में जाएगा तो बैंक वाला भी, मैनेजर भी खड़ा होकर किसको कहेगा, आओ जमींदार जी। 20 एकड़ वाले की थोड़ी वैल्यू, सोशल वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है। तो ये बात जो आपका सेंटेंस यहाँ पर लिखा है ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है। गांव के अंदर आज भी ये होता है कि जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा बड़ी ज़मीन का मालिक है, भले ही उसकी फर्टिलिटी ज़मीन की कम या ज़्यादा है, वो बाद में देखी जाती है। ये देखा जाता है कि फलाने के पास इतने एकड़ ज़मीन है, इतनी ज़मीन का मालिक है। तो ये थोड़ी सी सोशल वैल्यू भी आपके यहाँ पर एक टॉपिक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। तो सोशल स्टेटस उसके ऊपर रहता है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार की जो ज़मीन है ना आपकी, एक तो भाई मान लो बैंक से लोन ही लेना पड़ जाए, तो एक तो बैंक में आप 20 एकड़ की फर्द रखो और एक एकड़ की फर्द रखो, तो बैंक मैनेजर के ऊपर थोड़ा सा तो इफेक्ट रहेगा, क्योंकि उसके पास तो 20 एकड़ का एसेट है। तो ये कह रहा है
सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिट, नेचुरल हैजार्ड्स या ऐसी और कोई सुविधा, तो ये सोशल स्टेटस इसमें रहता है। अपने हिसाब से सिंपल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट कर लियो। ठीक, ये थोड़ा बहुत हिस्सा पढ़ लेना, नॉर्मल है इसमें। यहां से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने यहां पर पढ़ लेना, वो ये है जो आपसे कई बार एक अंक का क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा कि क्रॉप इंटेंसिटी क्या होती है। सबसे पहले तो इतना पढ़िए, हिंदी भाषा में लिखा होगा सस्य गहनता, हाँ कृषि गहनता भी हो सकता है। क्रॉप्स का मतलब होता है फसल, इंटेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। क्रॉप इंटेंसिटी का मतलब है कि एक खेत से एक साल में कितनी फसलें ली गई। नॉर्मली मान के चलिए कोई जमीन कमजोर है, उसकी फर्टिलिटी कम है, उपजाऊपन कम है, तो उसमें साल में मुश्किल से एक फसल होगी। हो सकता है कि कभी कभी ऐसी भी जमीन हो जिसको एक या दो कृषि सीजन के लिए फैलो लैंड यानी पट्टी भूमि के रूप में छोड़ना पड़े, तब जाकर वो तीसरे साल जाकर एक फसल देगी। और एक जमीन ऐसी भी हो सकती जो एक साल में 3-3 फसलें दे दे। जैसे बंगाल में है, चावल की 3-3 खेती होती हैं, अमन, ओस और बोरो, तो 3-3 फसलें हो जाती हैं। तो अब अगर मैं आपसे सिंपल ये वाला बाद में अध्ययन करेंगे, सिंपल आपसे पूछूं कि भाई जिसमें एक फसल हो रही है एक साल में और एक में 3 फसल हो रही है, तो किसका घनत्व ज़्यादा आएगा? 3 वाली का आएगा। ठीक है, तो अब इसको केवल मेथड में कन्वर्ट कर देना। तो इसको परसेंटेज में हम निकालते हैं। एक है, इसके ऊपर आप लिखोगे GCA, ग्रांड कल्चरेबल एरिया, यानी टोटल खेती योग्य जमीन, कुल कृषि योग्य जमीन, उसको डिवाइड कर दोगे NSA से, नेट सोन एरिया से। किससे डिवाइड करोगे? नेट सोन एरिया, यानी टोटल कृषि योग्य जमीन कितनी थी और आपने इस सीजन में कितनी जमीन पर खेती कर रखी है, उसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो जो आंसर आएगा परसेंटेज में वो क्या कहलाएगा? क्रॉप इंटेंसिटी कहलाएगा, कृषि घनत्व कहलाएगा। अब रिजल्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि रिजल्ट क्या आएगा। जिस एरिया में एक ही फसल हो रही है उसका परसेंटेज कम आएगा, जिस एरिया में 3-3 फसलें हो रही है उसका ज़्यादा आएगा। ठीक, तो ये मेथड आप पढ़ के रखना, कई बार पेपर में ये मेथड आपसे पूछा जाएगा, वो इसमें से किसी एक को हटा देगा या ब्लैंक कर देगा और पूछेगा कि यहाँ पर इस मेथड को पूरा कर दीजिए, तो आपने ध्यान से लिख देना है। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रॉपिंग सीजन। ठीक है, क्रॉपिंग सीजन 3 अंक का क्वेश्चन आमतौर पर पेपर में आएगा। देखो वैसे तो हमारे देश में अलग अलग हम सीजन का काउंटिंग करते हैं। नॉर्मली हम करते हैं समर सीजन यानी ग्रीष्म काल, विंटर सीजन यानी शीतकाल, और रेनी सीजन यानी बरसात की ऋतु, जिसको हम नॉर्मली चौमासा या चमासा बोल देते हैं। चौमासे का मतलब 4 महीने। डीपली जाओगे तो अराइवल ऑफ मानसून एंड रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, आप इसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक मानसून का आगमन, एक मानसून का लौटना। नॉर्मली आप देखेंगे तो भाई ग्रीष्म ऋतु है, बसंत ऋतु है, शरद ऋतु है, शिशिर ऋतु है, हेमंत ऋतु है, ऐसे हम अलग ढंग से भी बांट सकते हैं। ज्योग्राफिकली एग्रीकल्चर के आधार पर हम पूरे साल को 3 हिस्सों में बांट लेंगे। कौन से 3 हिस्से होंगे? देखो साल में हम 3 फसलें लेते हैं, उसको नंबर 1 कहेंगे खरीफ, दूसरा कहेंगे रबी और तीसरा कहेंगे जायद। जायद कह लीजिए या जैद कह लीजिए। समर सीजन में देखो जो खरीफ फसलें हैं ये समर में होंगी, रबी फसलें हैं ये विंटर में होती हैं, और जायद फसलें जो होती हैं ये समर और विंटर की समाप्ति पर, यानी विंटर की समाप्ति पर होंगी और जब समर आएगा तब होंगी। महीनों के आधार पर बता देता हूं। खरीफ जो फसलें होती हैं, खरीफ फसलें ये जून जुलाई में बोई जाएंगी, जून में और जुलाई में, जून जुलाई में, यानी जब रेनी सीजन आएगा तब खरीफ सीजन शुरू होगा। और अक्टूबर नवंबर में
ये फसलें कट जाएंगी। खरीफ फसलें अक्टूबर नवंबर में कट जाएंगी। अक्टूबर नवंबर से फिर ये सीजन शुरू हो जाएगा, रबी सीजन, और ये फसलें कट जाएंगी मार्च अप्रैल में। आपने सुना होगा बैसाखी, बैसाखी फेस्टिवल, वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, ठीक है। तो ये मार्च अप्रैल में कट जाएंगी रबी क्रॉप्स। उसके बाद छोटा सा सीजन आएगा मई और जून का, जिसमें हम बेल वाली फसलें बोते हैं, ठीक है, जिसमें ज़्यादातर हम वेजिटेबल्स करते हैं, जिसको बोला जाता है जैद फसलें। शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, क्योंकि केवल ये 2 महीने की, केवल बरसात आने से पहले और विंटर सीजन खत्म होने के बाद ये फसलें बोई जाती हैं। इसमें ज़्यादातर खीरे, ककड़ी, घिया, तोरी, यानी जो बेल वाली फसलें हैं वो बोई जाएंगी। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हो वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, इसके अलावा वेजिटेबल हो गया, फोडर क्रॉप्स, जैसे हमारे यहाँ पर ज्वार बो देते हैं कि जो जल्दी से तैयार हो जाए और धान का सीजन शुरू होने से पहले कट जाए, तब तक पशुओं को चरा देंगे, तो ये जायद है। अब ये जो खरीफ और रबी है, इनमें कुछ अंतर और है जो आप बता देंगे। आपने बोने और काटने का अंतर समझ में आ गया, सीजन समझ में आ गया जी भाई। खरीफ फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाएंगी, जून में शुरू होंगी, जून जुलाई में, और अक्टूबर नवंबर में कट जाएंगी। फिर वहाँ से रबी फसलें शुरू होंगी अक्टूबर नवंबर से, और वो मार्च अप्रैल में कट जाएंगी। अब ये जो खरीफ फसलें हैं, खरीफ सीजन की जो फसल है, इसकी जो डोमिनेट क्रॉप है वो है राइस, मुख्य फसल। अदर क्रॉप्स में कॉटन हो गया, जूट है, ज्वार, बाजरा, तूर, ये सब फसलें हैं। और बताऊं तो जैसे दालों में कहो तो चना छोड़ के सारी, मूंग, मसूर। ये जो तूर है ना, इसको हम हिंदी भाषा में अरहर बोल देते हैं, हमारे यहाँ पर हरड़ बोल देते हैं। आप इसको हरड़ बोलते हैं, नॉर्मली इसको तूर कहा जाता है। लाल चना भी इसको कहा जाता है, रेड ग्राम इसको कहा जाता है। ये सब गर्मी में होती है। दूसरी होती है खरीफ रबी सीजन। तो रबी सीजन में जो मुख्य फसल होती है, देखो अक्टूबर नवंबर में बोई जाएंगी और मार्च अप्रैल में काट दी जाएंगी, और इसकी मुख्य फसल जो होगी वो गेहूं होगी। वीट इसकी प्रमुख फसल है, गेहूं। इसके अलावा ग्राम, चना, ठीक है, इसके अलावा मस्टर्ड, तोड़िया, ठीक है, ये सारा, जौ, ये सब सर्दी में होंगी। तो ये था आपका इसका खरीफ रबी में अंतर। आप यहां से एक चीज और भी बता सकते हैं, बैल होगी, आप एक छोटा सा अंतर और बताएंगे, चलते चलते वो भी बता ही देता हूं। जो खरीफ फसलें हैं जो समर सीजन में बोई जाएंगी, इनको ऊंचा तापमान चाहिए, हाई टेम्परेचर, और हाई रेनफॉल चाहिए, ज़्यादा पानी की इनको ज़रूरत पड़ेगी। अब अपोजिट में आ जाओ, रबी फसलें हैं, इनको कम टेम्परेचर, कम रेनफॉल और कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अंतर भी आप बता देंगे। थोड़ा बहुत आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, नीचे आपके लिए एक बॉक्स दे रखा होगा, इससे भी थोड़ी सी मदद आप ले सकते हैं।